गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीतांजलि सिंह यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डायट बाराबंकी से प्राचीन भारतीय शिक्षा के लेक्चर के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर ज़रूर देख लिया, और यदि नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने अपने पहले 3 लेक्चर्स में पढ़ रखा है, सिर्फ उन सारी चीज़ों को कंपाइल करने जा रहे हैं। एक तरह से उसका रिवीजन आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर एक रिवीजन हो रहा है। तो आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? आज के लेक्चर का टॉपिक है प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा की विशेषताएं और दोष। यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सा नाम बदला है, इसलिए बदला है ताकि मैं देख सकूं कि आप सब समझ गए हैं ना, कि चाहे हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें, चाहे गुरुकुलीय शिक्षा की बात करें, चाहे ब्राह्मणीय शिक्षा की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं सब एक ही हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली की थी वो थी निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या हुआ? निःशुल्क शिक्षा का मतलब गुरुकुलों में जो छात्र एडमिशन लेते थे या शिष्य जो एडमिशन लेते थे, उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिष्यों के जो रहने का, भोजन करने का, वस्त्र आदि की सारी व्यवस्था जो थी वो निःशुल्क थी और गुरुओं द्वारा की जाती थी या गुरुकुलों द्वारा की जाती थी। तो ये जो होती थी, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, तो इसलिए निःशुल्क थी। अब आ जाते हैं सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए एक समान। तो जब हम गुरुकुलीय प्रणाली की बात करते हैं तो उस ज़माने में जो शिक्षा थी वो सबके लिए थी। सबके लिए मतलब हर वर्ण के लिए। जैसा हम लोगों ने अभी पिछले उसमें पढ़ा था तो आपने देखा था शूद्रों के लिए नहीं थी। तो ऐसा पहले जब प्रारंभिक वैदिक काल था तो ऐसा नहीं था, यानी कि सभी के लिए शिक्षा के अवसर समान थे, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मीन्स बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए शिक्षा थी, या और वर्ण भी, कोई भी वर्ण हो, सबके लिए। अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो वर्ण था पहले, जब प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं तो वर्ण जो था कर्म प्रधान था। मतलब जैसा आप काम बाद में करते हैं उसके आधार पे आपका वर्ण डिसाइड किया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। नहीं, यदि ब्राह्मण का बेटा कोई और कार्य करने लगता है, व्यापार में चला जाता है, तो वैश्य बन जाएगा, तो उसका वर्ण वैश्य हो जाएगा। तो शुरुआत में जब प्रारंभिक वैदिक काल था तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी। पर धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ने लगे और उत्तर वैदिक काल की तरफ चलने लगे तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो अपने थोड़े खराब रूप में आ गई। हम खराब रूप में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म प्रधान हो गई। जन्म प्रधान मीन्स जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वर्ण वही रहेगा, यानी जो ब्राह्मण है उसका पुत्र ब्राह्मण ही रहेगा, जो वैश्य है उसका पुत्र वैश्य ही रहेगा, जो क्षत्रिय है उसका पुत्र क्षत्रिय ही रहेगा। तो ये एक रिजिडिटी आ गई थी सिस्टम में, जो कि उत्तर वैदिक काल में थी, प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं थी। अच्छा, एक और चीज़ अभी हम लोगों ने बात की कि जेंडर का बायसनेस भी नहीं थी, यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों एक समान रूप से गुरुकुलों में अध्ययन कर सकते थे। ठीक है, अगला आते हैं। जो दूसरी विशेषता थी वो थी आवासीय शिक्षा थी। उस समय आवासीय शिक्षा में जैसे आजकल हॉस्टल्स होते हैं कि छात्र वहाँ जाते हैं और वहीं रहते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में। तो उस समय भी जो शिक्षा की व्यवस्था थी इसमें छात्रों को अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था, और रहने के साथ साथ अपने सारे काम, गुरुकुलों के सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते थे। जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब छात्र शिक्षा का प्रारंभ करता था या विद्या लेने का प्रारंभ करता था तो जो सबसे पहला संस्कार था वो विद्या आरंभ संस्कार था। ये भी प्रारंभिक वैदिक काल में इतना नहीं था, ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा हो गया। तो जो विद्या आरंभ संस्कार था इसके द्वारा बच्चे की को विद्या देना शुरू किया जाता था, और विद्या जो प्राथमिक विद्या थी या जो प्रारंभिक विद्या थी ये घरों में ही दी जाती थी। घरों में दी जाने वाली विद्या में हम लोगों ने अभी पिछले बात कर ली थी कि भाषा, व्याकरण, गणित और सामान्य जितनी शिक्षाएं होती हैं वो दे दी जाती थी। जो छात्र चाहते थे कि वो
आगे पढ़ें यानी उच्च शिक्षा की तरफ जाएं, वो गुरुकुलों में एडमिशन लेते थे। गुरुकुलों में एडमिशन लेने के टाइम पे उनका कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात जो छात्र होता था वो जाकर गुरुकुल में ही रहने लगता था। वो बीच बीच में हर रोज़ घर नहीं आ सकता, जैसे आजकल हम लोग स्कूल जाते हैं सुबह में और शाम को वापस घर आ जाते हैं, ये सिस्टम नहीं था। छुट्टियाँ थीं पर कम थीं। आ जाते हैं अगला, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? शिक्षा के व्यापक उद्देश्य का मतलब उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी वो सब तरह की दी जाती थी। हम लोगों ने उद्देश्य में पढ़ा था, चारित्रिक विकास की भी बात करते हैं, वो नैतिक विकास की भी बात करते हैं, वो शारीरिक विकास की भी बात करते हैं, मानसिक विकास की भी बात कर लेते हैं, आध्यात्मिक विकास की भी बात कर लेते हैं, इसके अलावा हस्तकलाओं की भी बात कर लेते हैं, भाषाई विकास की भी बात करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जितने भी एक छात्र के सर्वांगीण विकास में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं या जितने भी उद्देश्य आ जाते हैं वो सारे वहाँ पर कैटर किए जाते थे यानी देखे जाते थे। अगला चलते हैं शिक्षा का विशिष्टीकरण। जहाँ तक बात करते हैं कि शिक्षा की विशिष्टीकरण की बात करेंगे तो विशिष्टीकरण का मतलब होता है छात्र की योग्यता के आधार पर जो है जैसा मतलब प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें, जैसे छात्र की योग्यता दिखती थी उसी के आधार पर छात्रों को आगे पढ़ने के लिए कहा जाता था। उच्च शिक्षा उसी के आधार पर दी जाती थी। तो योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्हें विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? ये प्रारंभिक वैदिक काल की बात कर रहे हैं। जब उत्तर वैदिक काल में आने लगे तो जो विशिष्टीकरण था वो किस पे आधारित हो गया? वो छात्र की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन पे आधारित ना होकर वर्णों पे आधारित होने लगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब प्रारंभिक वैदिक काल की बात करेंगे तो शिक्षा का जो विशिष्टीकरण था वो किसके आधार पर था? योग्यता और क्षमता के आधार पर था। और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे ये जो शिक्षा का विशिष्टीकरण था वो किसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी? वो वर्ण के आधार पर होगी। जो ब्राह्मण थे उनको ये धर्म और ये आध्यात्मिकता और इन सारी चीज़ों, यज्ञ आदि और हवन आदि, इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती। क्षत्रिय थे उन्हें लड़ने और युद्ध करने की शिक्षाएं दी जाती थी। जो वैश्य थे उन्हें व्यापार से संबंधित जितनी शिक्षाएं होती थी वो दी जाती थी जो व्यापार करने में उनकी मदद कर सकें। तो ये जब फिर से ध्यान दीजिएगा, जब प्रारंभिक शिक्षा की बात प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं तो विशिष्टीकरण जो था वो क्षमता और योग्यताओं के आधार पर था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो विशिष्टीकरण जो था वर्ण के आधार पर हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु और शिष्य का अनुशासित व संस्कार प्रधान जीवन। जो गुरुकुल प्रणाली की आप देखेंगे विशेषताएं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता जो आप देखेंगे और जिसको आजकल हम लोग बहुत मिस करते हैं वो ये थी कि गुरु और शिष्य जो होते थे वो बहुत अनुशासित होते थे। उनका जो जीवन होता था वो बहुत संस्कारवान होता था। संस्कारवान मतलब उनमें संस्कारों की क्या कहेंगे, कमी नहीं होती थी। आजकल आप देखें तो स्टूडेंट्स और टीचर्स, हम केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं ब्लेम कर सकते, टीचर्स भी होते हैं जिनमें संस्कारों का अभाव हो जाता है। तो लेकिन जब आप गुरुकुल की बात करेंगे या वैदिक काल की बात करेंगे तो पहली चीज़ जो जीवन था वो भी अनुशासित था। अनुशासित जीवन क्यों कह रहे हैं अब ये समझ लेते हैं। क्योंकि दोनों के दोनों ब्रह्म काल में उठ जाते थे। उनके डेली जो दिनचर्या थी वो फिक्स थी। कब कितने बजे खाना खाना है, मध्याह्न भोजन करना है, कब सायंकाल भोजन करना है, भोजन में क्या खाना है, वो सारी चीज़ें फिक्स थी। इसके अलावा इनके आचार विचार और ये जो इनका क्या कहेंगे जीवन था, ये आचरण जो था, जीवन था, इन सारी चीज़ों का एक मर्यादित रूप था। मर्यादित रूप में आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप राम और ये इन सारे लोगों का एग्जाम्पल लेके अपने दिमाग में एक बार सोच सकते हैं। राम जो थे उनको मर्यादित क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका हर एक आचरण लॉजिकली और कल्चरली आप ये कहेंगे कि यूनिक था। यूनिक नहीं कहें, अगर आप कहना चाहें यूनिक इसलिए क्योंकि उसके जैसा उनके जैसा कोई हुआ नहीं बाद में। यूनिक ना कहना चाहें तो भी ये कह सकते हैं आइडियल था, जैसा होना चाहिए वो हर तरह से आइडियल था। आगे चलते हैं। गुरु और शिष्यों का संबंध कैसा था? गुरु और शिष्यों का संबंध उस समय पितृ और गुरु और शिष्यों का जो संबंध था वो पिता और पुत्रवत था। यानी कि जो गुरु थे
वो पिता थे। हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि गुरु जो थे उसे मानस पिता कहते थे छात्रों का। तो गुरु पिता की जगह पे रहते थे और छात्र जो थे वो पुत्र की तरह रहते थे। आजकल तो पिता पुत्र के भी रिलेशन जो हैं वैसे उतने अच्छे नहीं रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट उस ज़माने में पिता और पुत्र वाला जो रिलेशन होता था वो भी ऐसा होता था कि पिता ने जो कह दिया वो पुत्र जो है वो मानेगा ही मानेगा। एग्जैक्टली सेम वे में जो गुरु ने कह दिया वो छात्र मानेगा ही मानेगा। तो ये उस समय का आदर्श थे जो गुरुकुल्स में होते थे। जो छात्र थे वो अपने गुरुओं का आदर सबसे ज़्यादा करते थे। तो वहाँ पर आप एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि जो गुरु थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कि क्यों प्राप्त था? क्योंकि माना जाता था कि जो जन्म देना है वो माँ बाप का कार्य है, पर जन्म को सफल बनाना ये गुरुओं का कार्य था। तो इसलिए अगर छात्र अपने जीवन में एक्सेल करता है तो उसका सारा का सारा क्रेडिट वो गुरु को दे देता था। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स स्टूडेंट जो होते थे ये वाली कल्पना लेके चलते थे। चलिए आगे चलते हैं कि जो गुरु और शिष्य की बात हो गई थी, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो जो शिक्षा थी वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। बाह्य नियंत्रण मतलब किसी और व्यक्ति, यानी कि जो शिक्षा थी इस प्रणाली से लेके गुरुकुलों पे क्या होगा और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के हाथ में थी। वो कौन था? गुरु था। गुरुओं के कार्यों में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार था वो वहाँ के राजाओं तक को नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि गुरु की जो स्टेटस था वो कैसा था। वो स्टेटस राजाओं से भी बढ़कर था। तो राजा भी गुरुओं के गुरुकुल की व्यवस्था में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षा की प्रणाली थी वो बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। ठीक है, अगर एक और चीज़ जो आप देखना चाहेंगे, एक जो चीज़ इसमें और थोड़ा सा हम लोग देख लें कि बाह्य नियंत्रण से मुक्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फंडिंग थी, फाइनेंशियल फंडिंग थी, वो आती भले राजाओं की तरफ से थी या किसी बड़े व्यापारी के थ्रू या किसी बड़े श्रेष्ठ जन के थ्रू, बट ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देते थे। वो उस फाइनेंशियल हेल्प के बदले में गुरु से किसी तरह का फेवर नहीं मांग सकते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस ज़माने में जो गुरुओं का प्रभुत्व था वो सबसे ऊपर था और गुरुकुल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो गुरुकुल थे वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करने की ज़रूरत है क्या? विद्या आरंभ उपनयन। समावर्तन क्या होता है? एक बार एक जनरल सा जान लेते हैं। समावर्तन क्या होता था? जब गुरुकुल से सारा जो छात्र होते थे वो अपना ज्ञान अर्जन कर लेते थे तो फिर वो गृहस्थ जीवन की तरफ जाते थे। तो जो गृहस्थ जीवन से आपका जो है जाने से पहले जो उनका संस्कार किया जाता था वो उसी को हम लोग समावर्तन समारोह कहते हैं या समावर्तन संस्कार कहते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। शिक्षण की मौखिक विधियाँ, ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विधियाँ थी वो पूर्णतः मौखिक थी, लिखित में कुछ नहीं था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि उस ज़माने में पेपर पेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो कोई भी चीज़ आपको लिखित नहीं थी। जो नॉलेज थी वो गुरु जो थे उनके पास थी और वो कोशिश करते थे उनको जितना भी आता है वो अपने छात्रों को दे दें, फिर छात्र अगली पीढ़ी को दे दें। तो ये जो थी ये मोस्टली ओरल चलती रही, यानी सुनने के द्वारा चले। बट लेटर वैदिक और पीरियड में जब जाएंगे यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो थोड़ा बहुत जो है उनका कंपाइलेशन शुरू हो गया था। जो चीज़ें ओरल थी उनका लिखना शुरू हो गया था। आप देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में ही जो महाभारत हैं, जो रामायण है, इन सारे ग्रंथों की रचना हुई है। प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं हुई है। प्रारंभिक वैदिक काल में केवल ओरल मेथड चलता था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ जाने लगे उनका संकलन किया जाने लगा और लिखित जो विधियां हैं वो काम में आई। तो ज़्यादातर जो पढ़ने और पढ़ाने की प्रणाली कैसी होगी, जब पेपर और पेन अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस है जो चीज़ ज़्यादा होगी वही प्रधान होगी। तो ओरल चीज़ें ज़्यादा रहती थी क्योंकि पेन पेंसिल मिलनी नहीं है, तो ओरली जो नॉलेज डिसेमिनेशन था या नॉलेज दिया जाता था वो ज़्यादा दिया जाता था। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर जो हम लोग बात कर चुके हैं वैसे, कक्षा नायकी प्रणाली। जो आज हम लोग अगर आप देखेंगे तो
आज भी हमारे बेसिक स्कूल्स में हम लोग आज भी मॉनिटोरियल प्रणाली की बात करते हैं। मॉनिटोरियल प्रणाली क्या होती थी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जब गुरु, 1 गुरु, 2 गुरु, 3 गुरु, कुछ गुरु लिमिटेड होते थे, तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जब छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उच्च कक्षाओं में जो बुद्धिमान छात्र थे उन्हीं को उनका मॉनिटर बना देते थे या नायक बना देते थे, और ये नायक ही निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। ठीक है, इस प्रकार क्या होता था, इस प्रकार जो गुरुओं का कार्य होता था वो थोड़ा सा कम हो जाता था और गुरुओं को थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता था जो उच्च कक्षाओं के छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार एक और इसका महत्व आप लोग ध्यान देना चाहें तो जो छात्र होते थे वो धीरे धीरे जो नायक होते थे, नायक वाले छात्र होते थे, वो धीरे धीरे जो शिक्षण देने में समर्थ हो जाते थे और वो पढ़ना पढ़ाने के कार्य में प्रशिक्षित हो जाया करते थे। आज भी हम लोग देखें, हम लोगों ने बात की थी कि बेसिक एजुकेशन में आज भी मॉनिटोरियल प्रणाली चलती है, जहाँ पर एक शिक्षक है और 5 कक्षाएं हैं। तो कैसे चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, सबसे इंटेलिजेंट छात्र हैं उन्हें मॉनिटर्स बना देता है और उन्हें एक एक क्लास अलॉट कर देता है। और वो क्योंकि उन्हें अब अगर मान लीजिए ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि 5वीं कक्षा के छात्र जो हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट छात्र हैं, उन्हीं को चौथी, तीसरी, दूसरी, 1 की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो वो जो है, क्योंकि ऑलरेडी वो 1, 2, 3, 4 पढ़ के आए हैं तो उन्हें उस चीज़ की नॉलेज है और इंटेलिजेंट है तो उन्हें याद भी है, तो वो 1, 2, 3, 4 को पढ़ाने में शिक्षक की मदद करेंगे, क्योंकि शिक्षक एक है वो 5वीं कक्षा को पढ़ाएगा, क्योंकि 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो वो वाला सिस्टम आज भी, जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, वो आज भी चल रहा है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्राचीन वैदिक काल की शिक्षा के दोष। अब आ जाते हैं दोष पर। तो जो सबसे पहला दोष आप अगर देखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, तो शिक्षा जो थी, आज अगर देखें तो एजुकेशन किसका वो है, किस में आता है, एजुकेशन जो है स्टेट एज वेल एज सेंट्रल, दोनों के अधीन आता है। दोनों जो हैं उसके लिए नियम और कानून बनाते हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो यदि हम अगर चाहें, यदि राजा चाहे कि उसके यहाँ जो है, हमारे यहाँ गुरुओं की कमी हो रही है या हमारे यहाँ सैनिकों की कमी हो रही है, तो मैं चाहूँ कि मुझे ज़्यादा सैनिक चाहिए, तो गुरुकुल्स में सैनिक ज़्यादा तैयार होने लगे या ज़्यादा सैन्य शिक्षाएं दी जाने लगी, तो ऐसा वो कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा थी वो राज्य नियंत्रण से मुक्त थी, और जब राज्य नियंत्रण से मुक्त थी तो उसका उत्तरदायित्व भी राज्य का नहीं था। और इसी का हम लोगों ने जो भुगतान किया है उत्तर वैदिक काल में, ये किया है कि धीरे धीरे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे, सार्वभौमिक शिक्षा की बात कर रहे थे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में, वो धीरे धीरे संकुचित होने लगी। संकुचित मतलब गुरुओं के आधार, गुरु जो थे वो डिसाइड करने लगे कि मैं किसको शिक्षा दूंगा और किसको नहीं दूंगा, और इस तरह से जो शिक्षा का प्रसार था वो थोड़ा सा रुक गया वहाँ पर। चलिए अगला आ जाते हैं, आय के अनिश्चित स्रोत। अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था। वहाँ पे क्या, आपने अभी हम लोगों ने बात करी थी कि शिक्षा जो थी वो पूर्णतः निःशुल्क थी। तो यानी कि गुरुकुल के ऊपर कितना भार आया, जितने गुरु जो थे उनका जीवन यापन कराना, छात्रों का जीवन यापन कराना, उसके अलावा जो वहाँ पे आपकी क्या कहेंगे, फिज़िकल फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो गुरुकुल है उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर का जो आप कहेंगे प्रिवेल करना, यानी उनको बनाए रखना, ये भी उन्हीं के का कार्य था। अब अगला आ जाते हैं भिक्षाटन। अच्छा, एक चीज़ इसको हम लोगों ने नेगेटिव में इसलिए ले लिया है यहाँ पर कि छात्रों का कार्य आज के ज़माने में अगर हम आज के हिसाब से माने तो छात्रों का कार्य शिक्षा लेने गए थे, वो शिक्षा ही देना था, पर उन्हें भिक्षा मांगने भी जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके पास जो आय था इसका कोई निश्चित स्रोत नहीं था। अच्छा, लेकिन जो अब अगर आप देखेंगे कि वैदिक काल में छात्रों को भिक्षा मांगने के लिए क्यों जाना के लिए कहते थे, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का घमंड ना आने पाए वो, और दूसरा वो सोसाइटी से इंटरैक्ट कर सकें, वो अपने आप को किसी से भी बड़ा ना समझें। तो अगर हम लोगों ने पहला लेक्चर याद करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्या का जो एक मुख्य उद्देश्य था वो विनयशील बनाना भी था। तो भिक्षा जो मांगने का की ये जो परंपरा बनाई गई थी वैदिक काल में, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो छात्र हैं ये विनयशील रहें,
इन्हें हमेशा ये पता रहे कि ये किसी से बड़े नहीं हो गए। यदि इनके पास ज्ञान आ गया है तो ये बहुत बड़े नहीं हो गए। इस बात की बात करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अगला, शिक्षा की आम मनोवैज्ञानिक संरचना पर आधारित न होना। अब आम मनोवैज्ञानिक संरचना पे आधारित ना होना। अच्छा, आम मनोवैज्ञानिक आजकल जो स्टूडेंट और सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, जो शिक्षा है वो पूर्णतः बाल केंद्रित हो गई है, जो छात्र है उस पर केंद्रित। अच्छा, उस ज़माने में क्या था, आप ध्यान दीजिए, तो शिक्षा जो थी वो किसके नियंत्रण में थी? गुरुओं के। गुरु जैसे पढ़ाना चाहें, जैसे काम कराना चाहें वो कराते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर्ड आज हम लोग लेके चल रहे हैं इसका पूरी तरह अनदेखी होती थी। क्यों? क्योंकि छात्र जब पढ़ने जाता था गुरु के पास तो वो 1 to 1 इंटरेक्शन होता था, और जो गुरु होते थे वो हर एक छात्र की कमज़ोरी और उसकी अच्छाइयाँ जानते थे और उसी के आधार पर शिक्षा उसके देते थे। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान वहाँ भी रखा जाता था। पर आजकल क्या है, शिक्षा की प्रणाली टीचर सेंटर्ड से, मतलब उस समय टीचर सेंटर्ड हो गई यानी गुरुओं पे आधारित थी, तो अब आ गई है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि छात्रों के जो आपके इंटरेस्ट हैं, एटीट्यूड हैं, जो उनके लेवल है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर ही आज की एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस चीज़ का उस ज़माने में थोड़ा सा लोप था, यानी कमी थी। अगली चीज़, क्योंकि सारी की सारी, अगला आते हैं रटने पर बल, क्योंकि सारी की सारी जो शिक्षा थी वो पूर्णतः मौखिक हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें याद करनी पड़ती थी। हम लोगों ने एक विधि पढ़ी थी ना, श्रवण मनन और निध्यासन। मीन्स पहले सुनिए, फिर उसको मन में गुनिए और उसके बाद उसे याद करिए, उसे अपने ऊपर लागू करिए। तो ये जो उस समय की जो शिक्षा थी वो पूर्णतः रटने पे आधारित, और आजकल हम लोग रटने के आधारित शिक्षा को अच्छा नहीं मानते। हम किस शिक्षा को अच्छा मानते हैं? समझने पे जो आधारित हो, यानी जो समझ की कैपेसिटी जो आपकी डेवलप कर सके उसको कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में वो कठोर अनुशासन के अंतर्गत दी जाती थी। मतलब छात्र को यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, यदि उसे जो काम अलॉटेड है वो उसको करना ही करना है, और यदि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई चूक होती थी तो उसके बदले में उन्हें दंड दिया जाता था। दंड मोस्टली फिजिकल नहीं हुआ करता था, या तो वो जो काम कर रहे होते थे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती थी, या उनको कोई ऐसा कार्य दे दिया जाता था कि जो वो करना नहीं चाहते थे, या आध्यात्मिक दंड दिया जाता था कि आज तुमको इतना याद करके शाम तक सुनाना ही सुनाना है। इस तरह का कुछ दंड दिया जाता था। फिजिकल दंड उस समय भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि ऐसा नहीं कि स्त्री शिक्षा का पूर्णतः अभाव था। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी। आपको बहुत सारी लेडीज़ जो थी उस समय में गुरु भी मिलेंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे लेटर वैदिक काल की तरफ जब आने लगे तो स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धीरे धीरे उन्हें गुरुकुलों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि जब स्त्रियों की बात होने लगी तो माना गया कि इनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये एक गुरुकुल में के टाइम पे माना जाता था कि लेडीज़ के साथ में रहने से या स्त्रियों के साथ में रहने से एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, और जो छात्र होते हैं वो पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जन सामान्य में स्त्री शिक्षा का लोप होने लगा था। यानी कि जो नॉर्मल घरों की लड़कियां थीं उनके लिए स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित हो गई थी, पर राजाओं की या बड़े किसी व्यापारियों की बेटियों के लिए ये फिर भी खुला रहा। यानी कि जो स्त्री शिक्षा थी ये जो राजा थे, जो बड़े व्यापारी थे या कुलीन व्यक्ति थे, उनके घरों की जो लड़कियां थीं या उनके घरों की जो कन्याएं थीं वो बाद तक यानी उत्तर वैदिक काल तक भी शिक्षा प्राप्त करती रहीं। ये अलग बात है कि उनके लिए गुरुकुल अलग कर दिया गया। चलिए अगला आ जाते हैं, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। ये भी थोड़ा सा जो चीज़ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लेटर वैदिक काल में आया था।
लेटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में। शुरुआत में ऐसा कोई, जब वर्ण व्यवस्था ही रिजिड नहीं थी, कर्म प्रधान थी, तो सभी के लिए शिक्षा जो थी शुरू में थी। पर धीरे धीरे जब वर्ण आधारित शिक्षा होने लगी तो लोगों ने शूद्रों को जो है निम्न वर्ण का समझना शुरू कर दिया, और क्योंकि उन्हें निम्न वर्ण का समझा जाने लगा तो इस वजह से उनका गुरुकुलों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे चलते हैं। धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल। तो धार्मिक शिक्षाओं पे अत्यधिक बल का मतलब, अगर आप देखेंगे जो वैदिक एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके अराउंड घूमता है, ये भी हम लोग बात किए थे, वेदों के सारी तरफ घूमता है। यानी कि उसकी जो सोर्स होगा या जो उसका क्या कहेंगे उद्गम स्थल है जो शिक्षा का, वो पूरी तरह से वेद ही थे। और वेद जो थे वो क्या थे, वो एक तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। तो पूरी तरह से जो शिक्षा थी वो धर्म के आधार पर थी, यानी हिंदू धर्म ग्रंथ पर आधारित थी। ठीक है। और जो ये ज्ञान की बात करते हैं उस ज़माने में, ज्ञान का मतलब उस समय क्या था, आध्यात्मिक ज्ञान। मीन्स जो आप हम लोगों ने बात की थी ना, लौकिक और अलौकिक। ठीक है। तो जो आपको भगवान से जोड़ने वाली विद्या यानी आध्यात्मिक विद्या थी, ज्ञान उसी को माना जाता था। ठीक है ना। जो अलौकिक विद्या वाली बात होती है उसको ज्ञान माना जाता था। लौकिक विद्याओं को भी ज्ञान माना जाता था, पर उन्हें निम्न स्तर प्राप्त था। जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं उनको उच्च स्तर प्राप्त था। और आध्यात्मिक विद्याओं तक पहुंचने का तरीका क्या मानते थे, यज्ञ, कर्म कांड, पूजा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आते हैं अगला, जन शिक्षा का अभाव। तो जन शिक्षा का अभाव इसलिए था कि कुछ ही गुरुकुल थे जहाँ पर सभी छात्र जाकर नहीं पढ़ते थे। जो उच्च शिक्षा लेना चाहते थे सिर्फ वो पढ़ते थे, और बाकी सारे लोग केवल जो है ज़रूरी चीज़ें थीं, जो ज़रूरी ज्ञान था वहीं तक सीमित होकर रह जाते थे। दूसरी जो एक और चीज़ है, जन शिक्षा का प्रचार प्रसार उस समय नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि जब उस समय गुरुकुलों की बात की जाने लगी तो गुरुकुल पे आधिपत्य गुरुओं का था, यानी उनके ऊपर था कि वो किसका एडमिशन लें और किसका एडमिशन ना लें। ठीक है। तो वही बात हम लोगों ने करी पहले कि जब प्रारंभिक वैदिक काल की बात करेंगे तो सभी धर्मों को लेना, सभी वर्णों का एडमिशन लेने लगे, बट लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रों को बाहर कर दिया। तो जन शिक्षा का अभाव तो आपको यहीं दिखाई देने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एक जनरल सी चीज़ और जान लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, यानी विशेषताएं भी देखेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली की, और कमियां भी देखेंगे, तो भी आप ये पाएंगे कि जो वैदिक शिक्षा थी वो आज के पर्याय में भी अच्छी ही मानी जाती थी। यानी कि वो अब फिर भी आज की शिक्षा से उच्च श्रेणी की ही मानी जाती थी। रीज़न क्या था? रीज़न ये नहीं था कि वो धार्मिक थी। रीज़न ये था कि वहाँ पर जो छात्र पढ़ते थे, अध्ययन करके निकलते थे, उनका नैतिक चरित्र या उनका जो संस्कार थे वो इतने उच्च श्रेणी के होते थे कि जो सामान्य जीवन जब वो जीने जाते थे तो मुख्यतः ज़्यादातर जो आपके क्या कहेंगे जन सामान्य था, उन सब का ही नैतिक जीवन जो था वो बड़े उच्च श्रेणी का था। तो आजकल जो शिक्षा है वो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम डिफिशिएंसी देखें, किस कैरेक्टर की बात करें, तो कौन जो मॉरल कैरेक्टर है उसकी डिफिशिएंसी आप देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा कमी मॉरल कैरेक्टर की आ जाती है। आज हम गलत काम करने से पहले नहीं सोचते हैं, और शायद उसका रीज़न मैं नहीं 100% श्योर होके नहीं कहती हूँ, पर उसका रीज़न जो है धार्मिक शिक्षा का लोप होना ही है। अब हम लोगों की जो शिक्षा प्रणाली है वो किसी भी धर्म की शिक्षा देने को मना कर देती है। और पुराने ज़माने में क्या था कि धर्म की शिक्षा जो थी वो ज़रूरी थी, और धर्म की शिक्षा में ये कहा जाता था कि यदि आप किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करते हैं तो वो धर्म विरुद्ध होता है, और यदि वो धर्म विरुद्ध है तो उसके लिए आपको परलोक में पे करना पड़ेगा।
तो जो अगर आपका नैतिक चरित्र जो है वो बड़ा उच्च कोटि का है तो आप वैसे भी कोई गलत कार्य नहीं करने जा रहे हैं। पर अगर कभी आपका नैतिक जो मॉरल है वो कभी डगमगाया, या आपका जो नैतिक चेतना है वो कभी डगमगाई भी, तो धर्म में जो सिखाया गया है उसके डर के मारे या उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति था वो कभी भी गलत काम नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में लोग गलत नहीं करते थे, पर मैक्सिमम पर्सन जो थे वो अच्छे नैतिक उच्च आचरणों वाले थे। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है वैदिक एजुकेशन का, तो आप मुझे कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं। आप यदि ना चाहें कि कमेंट सेक्शन में जाना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। चलिए आज का असाइनमेंट या आज का होमवर्क आप इस तरह से कह सकते हैं। आज जो आपको करना है वो क्या करना है, अपने विचार बताइए कि वैदिक शिक्षा की किस विशेषता और किस दोष को आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आज की रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर समझ में आया है, और उम्मीद करती हूँ कि चारों भाग में आपका वैदिक एजुकेशन अब काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद।